देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपरेशन, असहयोग, अगर हिंदी में बोले तो असहयोग और इंग्लिश में बोले तो नॉन कॉपरेशन। अब किसी से आप असहयोग करोगे या नॉन कॉपरेट करोगे तो क्या उसके जो काम है वो हो पाएंगे क्या? और यहाँ पे जो मूवमेंट चलाया जा रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाया जा रहा है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो इसके लिए पहले क्या होता है कि किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसको प्रपोजल पास कराना होता है कि ये मूवमेंट हम चलाएंगे, और इसको कौन पास करेगा? कांग्रेस करेगी। आपको पता है कि कांग्रेस की जो एक एनुअल मीटिंग होती है, फाइनल मीटिंग, वो कब कब होती है? वो होती है साल में एक बार, दिसंबर में। कब होती है? दिसंबर में। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू करने के लिए गांधी जी ने एक पहले मीटिंग बुला ली थी, ठीक है। सितंबर में स्टार्टिंग में एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसको कहते हैं स्पेशल सेशन। क्या बुलाया था? स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। तो पूरी कहानी सुनो, क्या था? स्पेशल सेशन। और ये कब बुलाया था? 1920 में, सितंबर मंथ में, ठीक है। और यहां पे गांधी जी ने अप्रूव करा लिया था कि भाई क्या होगा, अब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फाइनली कब से लागू हो जाएगा? दिसंबर 1920 में। कब से स्टार्ट होगा? दिसंबर 1920 में। और ये दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन होगा वो कहां पे होगा? नागपुर में। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक स्पेशल सेशन होता है सितंबर 1920 में, ये होता है कैलकाटा में। और दूसरा सेशन जो है जहां पे अप्रूव करा दिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और ये सितंबर मंथ में ही स्टार्ट कर दिया जाता है। सितंबर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन होता है। नागपुर सेशन में ये प्लान बनाया जाता है कि इस जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जिसे हम शॉर्ट में अब कहेंगे एनसीएम। क्या कहेंगे? एनसीएम। तो ये एनसीएम चलाना कैसे है ये डिसाइड होता है नागपुर सेशन के अंदर। तो बेसिकली एनसीएम है क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए क्या गांधी जी ने प्रोविजन किया था? कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक मास मूवमेंट होगा। क्या होगा? मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मींस जहां पे पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। मींस अभी तक जितने भी मूवमेंट थे स्वदेशी को छोड़ दिए जाए तो मास मूवमेंट नहीं थे, मतलब लोग इतने ज्यादा संख्या में नहीं थे, तो लोगों पे बेस्ड ये मूवमेंट था। ये किस पे बेस्ड मूवमेंट था? लोगों पे। तो मास मूवमेंट मींस लोगों पे बेस्ड मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या था? इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी मूवमेंट चलाएंगे तो उसका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज। स्वराज मीन्स होता है सेल्फ रूल। क्या होता है स्वराज का मतलब? मीन्स इंडियन अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे ओवर ब्रिटिश गवर्नमेंट। मीन्स इंडियंस जो भी हैं वो अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे ओवर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये होगा सेल्फ रूल। तो मास मूवमेंट होगा, किसके लिए होगा? स्वराज के लिए होगा। और इसमें क्या क्या यूज किया जाएगा? इसमें दो चीजें यूज की जाएंगी। पहला होगा स्वदेशी और दूसरा होगा बॉयकॉट, ठीक। तो बेसिकली होगा स्वदेशी, बॉयकॉट। स्वदेशी मतलब होता है कि जो भी इंडिजीनियस है, मीन्स देसी है, उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। जो भी देसी है, इंडिजीनियस है, हम उसका उपयोग करेंगे, उसे कहेंगे स्वदेशी। और बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स, मीन्स जितने भी हमारे फॉरेन गुड्स है जो आज के डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी बढ़ रही है। समझ गए भाई? ब्रिटिशर्स यहाँ बिजनेस करने आए थे, और किसी भी सरकार की अगर गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर टैक्स लगाती है आज के डेट में भी, और उसी टैक्स से पूरा गवर्नमेंट की व्यवस्था चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? तो अगर बॉयकॉट, अगर फॉरेन गुड्स या ब्रिटिशर्स के सामानों का हम बॉयकॉट करेंगे तो क्या उसका बिजनेस इफेक्ट होगा? जब बिजनेस इफेक्ट होगा तो क्या वो इकोनॉमी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड, और सिर्फ गुड्स नहीं, जितनी भी सर्विसेज, अगर कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो वो जॉब छोड़ दे। ये सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला था। तो बेसिकली जो मूवमेंट था वो दो चीजों पे बेस्ड था। बॉयकॉट मींस जितनी भी फॉरेनर्स, मींस ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश की जितनी भी सर्विसेज है उसका बॉयकॉट कर दो।
चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, सारी चीजों को हमको क्या करना है, बॉयकॉट। इवन द एजुकेशन सिस्टम जहां पे पढ़ाया जाता है, अगर वो ब्रिटिश ओन है तो गवर्नमेंट ओन है तो क्या करना है, उसको भी हमें छोड़ देना है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। तो ये बॉयकॉट हो गया। अब हम अगर बॉयकॉट किसी चीज का करेंगे, मीन्स अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे, एजुकेशन छोड़ेंगे, तो हमें क्या चाहिए होगा, कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होगा। वो अल्टरनेटिव होगा स्वदेशी। वो अल्टरनेटिव होगा स्वदेशी, मीन्स नेशनल एजुकेशन हमें मिल जाए, कोई ऐसा कॉलेज जो ओन बाय इंडियंस हो, जहां पे हमारे आर्ट कल्चर बाकी चीजें पढ़ाई जाती हो, ठीक है, तो वो स्वदेशी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर हम क्लोथ पहन रहे हो फॉरेन, विदेशी क्लोथ पहन रहे हैं, मीन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए सस्ते कपड़े पहन रहे हैं, तो अगर उसको हम वर्कआउट करते हैं तो हमें क्या लेना होगा, उसका एक अल्टरनेटिव कोई क्लोथ लेना होगा, ठीक है। तो हम स्वदेशी मीन्स की जो भी हमारे इंडिजीनियस या देसी चीजें हैं उसको हमको अडॉप्ट करना है, और जो भी विदेशी या फॉरेन नेचर की है उसको हमको क्या करना है, बॉयकॉट। तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे समझते हैं, नॉन कॉपरेशन मीन्स की वी आर नॉट कॉपरेटिंग एनी मोर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? एंड द मूवमेंट विल बी मास मूवमेंट। द मूवमेंट विल बी मास मूवमेंट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीपल जो वो है पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाएंगे, हर तबके के लोगों को, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे पीजेंट्स हो, पीजेंट्स मीन्स फार्मर, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, सबको हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे कि भाई हमारा ये मास मूवमेंट है, आप इसमें आके पार्टिसिपेट करो। तो हर वर्ग के लोगों को, हर सेक्शन से लोगों को बुलाएंगे, दैट इज मास मूवमेंट। तो क्या होगा, हम कॉपरेट नहीं करेंगे, मास मूवमेंट होगा। मास मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा स्वराज, मीन्स टू एस्टेब्लिश द सेल्फ रूल, ठीक है, और इस सेल्फ रूल को हम एस्टेब्लिश करेंगे थ्रू स्वदेशी एंड बॉयकॉट। लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे, यही लिखना है, ठीक। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उस पर भी हम लोग प्रॉपर्ली अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलो, अच्छा देखो, ये जो हम सारा सब कुछ करेंगे, लोगों को लेके जाएंगे स्वराज और स्वदेशी बॉयकॉट, क्या हमारा ये गांधी जी हैं इसमें, मेन एनसीएम इज लीडेड बाय, दिस मूवमेंट इज लीडेड बाय गांधी जी, क्लियर है। तो गांधी जी का मेथड भी तो होगा जो हम लोग अप्लाई करेंगे, मीन्स अगर ये हमें अपने ऑब्जेक्टिव स्वराज को अटेन करना है तो मेथड किसका होना चाहिए, गांधी जी का। और गांधी जी का मेथड क्या कहता है भैया, नॉन वायलेंस। क्या कहता है, गांधी जी का दो ही मेथड था, एक था नॉन वायलेंस और दूसरा मेथड क्या था, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक। तो अब मेथड क्या हम अडॉप्ट करेंगे इस पूरे मूवमेंट में, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। अब लिख लोगे और क्लियर कि दिस मूवमेंट वाज लीडेड बाय गांधी जी टू प्रोवाइड द नॉन कॉपरेशन टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। द मेथड ऑफ गांधी जी वाज नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, अहिंसा एंड सत्याग्रह कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में भी अहिंसा लिखोगे, ठीक है, चलेगा। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट इज टू अटेन स्वराज थ्रू बॉयकॉट एंड अडॉप्टिंग द स्वदेशी। क्लियर कि नहीं है अभी? और ये कहाँ हुआ था, पहला स्पेशल सेशन बुलाया गया था कलकत्ता में 1920 में सितंबर में, और सितंबर में इसको स्टार्ट किया था गांधी जी ने। बाद में इसका जो एक होता नहीं है कि एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से हम इसको करेंगे, ये सारी चीजें, ये एक्शन प्लान है ना, तो ये कैसे कब डिस्कस होता है या फाइनल कब करते हैं, नागपुर सेशन 1920 में। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1920, नॉट 21। 1920 में यार, सितंबर में स्टार्ट हो गया था, ठीक। लेकिन उसको कई जगह, क्योंकि जो फाइनल एक ड्राफ्टिंग हुई ना कि किस तरह होना है, वो दिसंबर में हुआ, तो जनवरी में ऑब्वियस सी बात इंप्लीमेंट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप कहीं भी देखोगे वो स्टार्ट होता है 1920 में, सितंबर में। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हम डेट की बात कर लें, जो आप पूछ रहे हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 सितंबर 1920। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 4 सितंबर 1920। मैं डेट भी लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कोई भी अगर मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो भाई एक तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो गया, और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन स्वराज। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपसे एटलीस्ट कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होंगे। तो पहला हो जाएगा स्वराज, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, रॉलेट एक्ट, याद आया? तो रॉलेट एक्ट को हटवाना है कि नहीं हटवाना है?
दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन या कैंसिलेशन ऑफ रॉलेट एक्ट। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो रॉलेट एक्ट हम पे किया गया था, नो वकील नो दलील एंड नो क्या था, बताओ, इतने से तो अच्छे से पढ़ाए हो यार, कैसे कर रहे हो? चलो बताना बाद में, फिलहाल ठीक है, तुम लोगों से पूछूंगा तभी घर जाने दूंगा। ये लिखो, तो ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है आपसे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला तो रॉलेट एक्ट को हटा देना था, कैंसिलेशन ऑफ रॉलेट एक्ट, ये पहली डिमांड थी। मतलब पहली डिमांड तो बेसिकली स्वराज थी, दूसरी थी रॉलेट एक्ट को हटाना। और खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स भी थे इन्वॉल्व, एंड खिलाफत मूवमेंट किसमें, खिलाफत मूवमेंट बाद में चेंज हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो उनकी भी बात, मतलब क्योंकि अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलेगी इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक मुद्दा जो खिलाफत में जो गलत हुआ है उसको भी सही करना इसमें तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, क्लियर हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव टू अटेंड स्वराज, दूसरा ऑब्जेक्टिव टू कैंसिल द रॉलेट एक्ट, और तीसरा होता है टू करेक्ट द रॉन्ग ऑफ किसका, रेमिडिंग द ऑफ खिलाफत रॉन्ग, जो खिलाफत में गलत हुआ है उसको सही करना, ये तीसरी डिमांड थी। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्लियर है। तो इसको लिख लो भाई, 2-4 लाइन लिख लो, कोई बुराई नहीं है। हेडिंग डालिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा देखो, गांधी जी ने हिंद स्वराज में, गांधी जी ने उनकी एक बुक थी, गांधी जी ने अपनी एक बुक थी हिंद स्वराज, क्या थी, हिंद स्वराज। उसमें ये चीज बताई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज या ब्रिटिशर्स हमारे देश में रह रहे हैं या आज के टाइम में हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण है कि वी आर कोऑपरेटिंग देम। अगर हमारे सहयोग के बिना तो ब्रिटिशर्स भारत में रह नहीं रहे हैं, और एक थोड़े से हैं, मुट्ठी भरे हैं, और हम पे पूरा शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस गवर्नेंस में हमारा भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो हिंद स्वराज में उन्होंने बोला था कि क्यों ये रह रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, मीन्स उनको कॉर्पोरेशन दे रहे हैं। और अगर हम उनको कॉर्पोरेशन देना बंद कर देते हैं, ठीक है, इफ वी स्टार्ट मतलब कॉपरेटिंग देम, स्टॉप कॉपरेटिंग देम, तो हमें क्या हो जाएगा, 1 साल में क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो ये डिक्लेयर करके गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, याद हो, समझ गए। उन्होंने कहा था जब हम सहयोग करना शुरू कर देंगे हर जगह, मीन्स कि अगर इंडियन पार्टिसिपेशन ही नहीं करेंगे, उनको सहयोग ही नहीं करेंगे, तो वो सरकार या चीजें नहीं चला पाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर हमको आजादी देखने को मिलेगी, ठीक है, मिल जाएगी। तो ऐसा मिल गया था क्या, आजादी देखने को मिली होती तो सिलेबस खत्म हो गया था यहीं पे नहीं मिली, तभी आगे सिविल डिसोबीडिएंट और बाकी मूवमेंट भी पढ़ना है, और बाकी चीजें भी यहाँ का देखना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या हुआ बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was first approved, non-cooperation movement was first approved in special session of Congress, in special session of Congress in Calcutta in September 1920, in Calcutta in September 1920. But later it was confirmed, in नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920, ठीक है। तो 2 सेशन हुए थे 1920 के अंदर, पहला हुआ था कलकत्ता में सितंबर में, दूसरा हुआ था दिसंबर में नागपुर में। मीन्स आपके जो सिलेबस में दिया, नागपुर सेशन दिया 1920, दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो आपके पास पूरी नॉलेज चीजों की होनी चाहिए, फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल, ठीक। आगे लिख लीजिए, इन नागपुर सेशन
the it was formalized in Nagpur session. It was formalized that there will be a mass movement. ये जो चार्ट है ना बेटा मैं बनाया हूं, क्योंकि वीडियो में तो चला ही जाएगा, तो ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है। ये चार्ट ऐसा रहे कि आपको तुरंत देखते ही सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या चीजें था, गांधी जी का क्या मेथड था, ये सारी चीजें एक छोटे से चार्ट में मिल जाएगा। तो उतना स्पेस छोड़ देना जब मैं बोलूंगा, ठीक। लिख लो, इन नागपुर सेशन नेशनल वाइज मास मूवमेंट फॉर स्वराज, नेशन वाइज मास मूवमेंट, a mass movement that there will be a mass movement held nationwide, there will be a mass movement held nationwide for Swaraj, और स्वराज को आप लोग कहते हैं सेल्फ रूल। स्वराज ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेल्फ रूल, ठीक है, क्योंकि वहां जो कॉपी आप लिखोगे वहां स्वराज ही लिखोगे, वर्ड क्या यूज करोगे, स्वराज। कोई डाउट मत रखना, सही नंबर मिलेंगे। या सेल्फ रूल ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। आगे लिख लीजिए, थ्रू नॉन वायलेंस मीन, स्वराज हमें कैसे पाना है, थ्रू नॉन वायलेंस मीन बॉयकॉट, एडॉप्टिंग स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, लिखिए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, पूरा लिखिए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्टिंग स्वदेशी, and by non participating in any of the government activities, ठीक है। गवर्नमेंट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, उस समय गवर्नमेंट कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। मींस कि हम किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करने वाले हैं, और गांधी जी का ये मानना था कि अगर नहीं करेंगे सहयोग तो 1 साल के अंदर अंदर हमें आजादी मिल जाएगी, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आगे लिख लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was launched on 4th September 1920. अब हेडिंग डाल दीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 2 से 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉइंट वाइज ही मैं लिखवा दे रहा हूं, समझ तो गए हो आप लोग। 2-3 पॉइंट इस पे लिख लो। टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट, पहला है टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज, टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, ब्रैकेट में स्वराज, विद इन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हमें क्या पाना है, स्वराज या सेल्फ रूल, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए, एन्यूलमेंट ऑब्लिक कैंसिलेशन। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कैंसिलेशन, एन्यूलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रॉलेट एक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, एन्यूलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रॉलेट एक्ट। और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था रेमिडाइंग ऑफ द खिलाफत रॉन्ग, जो खिलाफत में गलत हुआ उसे सही करना, रेमिडाइंग ऑफ खिलाफत रॉन्ग। चलो अब इसमें क्या क्या किस किस तरह से ये मास मूवमेंट हुआ, तो लिखिए मेथड एंड प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट, मेथड्स एंड प्रोग्राम ऑफ, अगला हेडिंग डाल दीजिए, मेथड्स एंड प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट। किस तरह से इसको किया गया, मेथड्स एंड प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट।
क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाएगा द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सेम पॉइंट रहेगा, तो लिख लो द मेथड ऑफ मिडिल क्लास, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ मिडिल क्लास। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखो जनरली जो ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे वो मिडिल क्लास के थे, अर्बन सोसाइटी के थे, बाद में रूरल लोग भी इसमें ज्यादा थे, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास है उनका क्या मेथड था, या एक कह लें कि जनरल मेथड क्या था इसके अंदर जो प्रोग्राम था, तो उसको अलग नहीं कर रहा हूं मैं, एक ही में करवा दे रहा हूं, लिख लो। इसमें सबसे जो पहला प्रोग्राम का मेथड था, गांधी जी टूर्ड द होल इंडिया, मींस गांधी जी ने पूरे भारत में घूम घूम के हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसिस किया, ये एम्फेसिस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि अगर सब दोनों एक रहेंगे तो आजादी पाना आसान होगा, बटे रहोगे तो आजादी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसको लिख लो पहला पॉइंट, गांधी जी एंड अली ब्रदर्स, गांधी जी एंड अली ब्रदर toured the country, toured, T-O-U-R-E-D, toured the country and laid stress on Hindu-Muslim unity, and laid stress on Hindu-Muslim unity, क्लियर है? अब देखो एजुकेटेड जो लोग थे उन्होंने अपनी डिग्री वापस कर दी, मीन्स अगर कोई मान लो कि कोई वकील है, कोई किसी को मास्टर्स की डिग्री मिली है, किसी को बैचलर्स की डिग्री मिली है, तो लोगों ने अपनी डिग्री वापस कर दी, ठीक है। जो पढ़े लिखे थे जिनके पास डिग्री होल्डर थे वो डिग्री क्या करते हैं, वापस करते हैं। कुछ लोगों को टाइटल्स मिलता था, टाइटल्स जानते हो, जैसे सर किसी के आगे लिखा होता था तो क्या होता था, वो एक टाइटल होता था, सर किसी के आगे लिखा होता था तो वो टाइटल देते थे ब्रिटिशर्स। नाइटहुड का टाइटल किसे मिला था, नाइटहुड किसे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले वो थे नोबेल प्राइज विनर थे भारत के, 1913 में उन्हें मिला था नोबेल प्राइज, तो उसकी वजह से उन्हें क्या मिला था, टाइटल मिला था नाइटहुड का। किसी को सर का टाइटल मिला था, किसी को कुछ टाइटल मिले थे, तो लोगों ने अपनी डिग्री वापस कर दी, लोगों ने अपने, मैं लिखवाऊंगा बेटा, लोगों ने अपनी डिग्रियां वापस कर दी, लोगों ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए, जगह छोड़ दी आपने इसके लिए थोड़ा सा, चलो बाद में बना लेना, लास्ट में बना लेना, ठीक। तो लोगों ने अपनी टाइटल्स, डिग्री और बाकी सारी चीजें वापस कर दी, ठीक है। तुम करोगे, कभी नहीं करोगे, लेकिन जब देश की बात आए तो करना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या था, लॉयर्स जो थे, वकील जो थे, उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस छोड़ दी कि भाई अब हम प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं करेंगे, मीन्स कि उनका जो एक एम्प्लॉयमेंट का वो था, वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, लोगों ने मीन्स डिग्री छोड़ दी, टाइटल्स छोड़ दिया, और एडवोकेट्स ने क्या कर दिया, एडवोकेट ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, बहुत सारे हजारों में लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी रिजाइन कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। अब वो जॉब करते या प्रैक्टिस करते या डिग्री रखते तो क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सफल हो पाता? क्योंकि सभी को गांधी जी पे ये बिलीफ था कि गांधी जी जो कह रहे हैं कि हमें 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, सबको उनपे पूरा भरोसा था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थे, जो स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो वो क्या करेंगे, वो स्कूल और कॉलेज, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमको क्या करना है, फॉरेन एजुकेशन को या ब्रिटिशर्स के द्वारा रन किए जा रहे एजुकेशन सेंटर पे या इंस्टीट्यूशन पे नहीं जाना है, तो वो अपनी पढ़ाई को, स्कूल्स और कॉलेज वाले बच्चे अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये तो तुम लोग छोड़ने के लिए सब तैयारी हो गए, क्यों? अगर ऐसा मौका मिले तो स्कूल वगैरह छोड़ दिया जाए, लेकिन वो एक पर्पस था, याद रखो, वो पर्पस था इंडिपेंडेंस के लिए, ऐसे उन्होंने नहीं छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब भाई सारी चीजें छोड़ ही जाएगी तो कुछ चीजें तो बनाई भी जाएंगी। अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे तो उनके लिए वैकल्पिक या एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की जाएगी। तो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस भी उस समय बने थे, जैसे जामिया मिलिया बना था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। उसके बाद आपका बना था काशी विद्यापीठ बनारस में है, गुजरात विद्यापीठ, और इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस भी सेटअप किए गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोग जो है स्वदेशी को अपनाते हैं, स्वदेशी मीन्स क्लोथ्स को, जो स्वदेशी गुड्स हैं सबको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन क्लोथ थे, फॉरेन गुड्स थे, अब जैसे क्लोथ्स का क्या होता था, ये जो रोड क्रॉसिंग होती है ना चौराहे पे, उसको जलाया जाता था। और क्यों जलाते थे भाई? अब तुम अपने अलमारी में सारे कपड़े भरे रहोगे तो आज नहीं कल तुम्हारा मन नहीं करेगा कि चलो आज तो घर पे हैं, सूट वूट पहन लेते हैं,
ऐसे तो खादी उदी पहने रहेंगे, लेकिन क्या करते हैं, घर पे हैं तो पहन लेते हैं। इससे बेटर गांधी जी ने या बाकी लोगों ने, लीडर्स ने वहां पे रोड क्रॉसिंग पे बॉयकॉट के साथ साथ जलाना भी, कपड़ों को चौराहे पे जलाना भी शुरू कर दिया था कि भाई हम पूरी तरह से इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें ज्यादातर जो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, इसमें कौन इन्वॉल्व था, मिडिल क्लास इन्वॉल्व था। इसमें कौन इन्वॉल्व था, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में भी जाएगा और मेथड्स में भी जाएगा और प्रोग्राम में भी जाएगा। आपसे अगर तीनों में कोई भी पूछता है कि व्हाट आर द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट आर द स्टैंड ऑफ मिडिल क्लास इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो सभी के अंदर जाएंगे। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। गांधी जी एंड अली ब्रदर्स लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है, अगला लिखो। मैनी एजुकेटेड इंडियंस रिटर्न देयर डिग्री, many educated Indians return their degree, many educated Indians return their degree, titles, awards and honor, title, awards and honor। ठीक है, जैसे ऑनर क्या होता है, आज के टाइम में क्या मिलता है, भारत रत्न, तो ये ऑनर है कि नहीं है? उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ ना कुछ दिया जाता था। तो जिनको भी ये अवार्ड्स मिले थे, अवार्ड्स वापस कर दिए गए। टाइटल्स, अगर किसी को सर की उपाधि मिली है, नाइटहुड मिली है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। क्लियर है? चलो आगे लिखो। लॉयर गिव अप, अगला पॉइंट है, लॉयर गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर गिव अप देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। Thousands of Indians left their job, left their government job. Thousands of Indians left their government job. Thousands of Indians left their government job. Students left their schools and colleges. Students left their school and colleges. National colleges, अगला रहेगा, इसी में पॉइंट रहेगा, इसी के अंदर रहेगा, इसी का सब पॉइंट है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। नेशनल कॉलेजेस लाइक जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ was set up. National colleges like Kashi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, Jamia Millia etc. was set up during NCM। ठीक है, आगे लिख लीजिए। People began to use Swadeshi, people began to use Swadeshi people began to use Swadeshi and boycott foreign goods and boycott foreign goods which was burnt at road crossing, जिनको रोड क्रॉसिंग पे, या रोड क्रॉसिंग मीन्स होता चौराहा, ठीक है, चौराहे पे जला दिया जाता था उसे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भैया अब ये जल गया, अब हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने पास छुपा के रखोगे तो बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि सभी को क्या भरोसा था कि 1 साल में आजादी मिल जाएगी। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में नहीं कहा था कि वी आर कोऑपरेटिंग, दे सर्वाइव बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम। ठीक है, अगर हम नॉन कोऑपरेशन शुरू कर देंगे तो 1 साल में वी विल गेट आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, अगला है पीपल रिफ्यूजेस टू पे टैक्सेस, पीपल रिफ्यूजेस टू पे टैक्सेस, khadi become the symbol of freedom, khadi become symbol of
खादी बिकम द सिंबल ऑफ फ्रीडम। और ये स्थिति थी, सिंबल ऑफ फ्रीडम। खादी, खादी मीन्स क्या होता है? खादी तो जानते हो ना, जो चरखे से बनाते थे गांधी जी, ठीक है। और चरखा हर घर में मतलब मान लो जुलाई 1921 में हर घर में एक चरखा होता था। ये सिंबलाइज करता था कि भाई चरखा होना मीन्स कि वी आर बिलीविंग इनटू स्वदेशी, ठीक है। खादी में हम बिलीव करते हैं, तो खादी बिकम द सिंबल ऑफ। अगर कपड़े हम छोड़ेंगे, फॉरेन गुड्स को छोड़ेंगे या फॉरेन क्लोथ को छोड़ेंगे, तो कुछ अल्टरनेटिव चाहिए ना। तो खादी बिकम द अल्टरनेटिव फॉर द फॉरेन क्लोथ। खादी बिकम द अल्टरनेटिव फॉर द फॉरेन क्लोथ। और चरखा क्या था? चरखा जिससे वो करते थे, बनाते थे, वो हर घर में पाया जाने लगा। क्लियर है? चलो भैया आगे लिख लो। क्या ड्रॉबैक थे या लिमिटेशंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? व्हाट आर द ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ये भी पूछ लेते हैं। ये क्लियर हो गया प्रोग्राम? ठीक है कि नहीं हुआ? हो गया। एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी मैंने बताया कि खादी बिकम द सिंबल ऑफ क्या था? दिस मूवमेंट। अब देखो, खादी महंगा है कि फॉरेन क्लोथ महंगे हैं? बताओ, व्हाट यू थिंक इज एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव? खादी महंगा था एज कंपेयर टू फॉरेन क्लोथ। फॉरेन क्लोथ क्योंकि फैक्ट्री में बनते थे, मास प्रोडक्शन होता था, उसका क्या होता था? मास प्रोडक्शन। जहां मास प्रोडक्शन मीन्स बहुत सारी चीजें एक साथ बनेंगी, तो वहां कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। वहां चीजें क्या हो जाती हैं? कॉस्ट इफेक्टिव। तो जो फॉरेन क्लोथ थे, जो मतलब चीप क्वालिटी के थे, बहुत अच्छे नहीं थे। खादी बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, तो जो फॉरेन क्लोथ थे वो क्या थे? सस्ते थे एज कंपेयर टू खादी। तो भैया अब ये बताओ कि हमारे देश में वैसे ही बहुत गरीबी है, उस समय बहुत गरीबी थी, तो क्या अफोर्ड कर सकता था हर कोई खादी? क्या? तो कुछ समय तो लोगों ने किया क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोग स्विच हो जाते हैं अपने फॉरेन क्लोथ पे, ठीक है, दोबारा धीरे धीरे। तो पहला ड्रॉबैक था खादी बहुत एक्सपेंसिव था, आपको लिखना है एज इट इज है, ठीक है। दूसरा क्या, मैं लिखवा दूंगा अभी। दूसरा क्या ड्रॉबैक आपको लगता है? हमने कहा कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, एजुकेशन छोड़ दो। तो अब ये बताओ, क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल कितने होते हैं? बहुत होते हैं। उसके कंपैरिजन में क्या नेशनल इंस्टीट्यूशन इतने ज्यादा थे क्या जितना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे? नहीं थे। तो उनकी संख्या कम होने की वजह से भाई सब बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे कुछ बच्चे तो जाएंगे ना वापस। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उनको पढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे? स्कूल्स में जाना, या गवर्नमेंट स्कूल मींस ब्रिटिश के स्कूल में जाना शुरू कर देंगे। तो खादी एक्सपेंसिव। दूसरा क्या था? लैक ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लैक ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये पूछा जाता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट की नहीं हुआ? तीसरा क्या था भैया? जो लॉयर थे, जो प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। अब एक समय तक तो ठीक है भाई, आपके पास इतना होता है कि आप 6 महीने साल भर तक सरवाइव तो कर सकते हो। क्या 2-3 साल कर लोगे क्या? तो मजबूरी में, क्योंकि भाई अब पैसे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से नौकरी पकड़नी होगी उनको, दोबारा एडवोकेट्स को अपनी प्रैक्टिस, लॉयर को अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन या ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में एज इट इज लिखने, पूरे नंबर मिलेंगे। लिखवा दूं? लिखो, लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो जाएगा, मैं परेशान मत हूं। लिखो, खादी वॉज एक्सपेंसिव, खादी वॉज एक्सपेंसिव। पहला ड्रॉबैक या लिमिटेशन था, खादी वॉज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू फॉरेन क्लोथ्स। खादी वॉज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू फॉरेन क्लोथ्स, which was not suitable for poor masses, which was not suitable for poor masses। अगला पॉइंट है, very few educational institute, sorry, very few Indian owned educational institute, very few Indian owned education, Indian owned या national educational institute
very few Indian owned educational institute or national educational institute were present. So teachers and students unwillingly return to British government owned institution, unwillingly return to गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको मजबूरी में कहा जाना पड़ता था, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उन्हें अनविलिंगली दे हैव टू मूव टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा लिख लीजिए, लॉयर एंड अदर प्रोफेशनल lawyers and other professionals resume their job for survival, चलो, तो ये तो ड्रॉबैक्स हो गए। ठीक है, अब आपसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दो तीन चीजें और पूछी जाती है। पहले पूछा जाता है, जैसे देखो ये तो मिडिल क्लास या एक जनरल हो गया, ध्यान दो बेटा, बाद में नोट कर लेना, ये सब तो रहेगा ना, लेक्चर रिकॉर्डेड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो बेटा, इसको सुन लो, समय कम है, थोड़ा मैं भी जल्दी करना चाह रहा हूं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग जो लोग हैं, जैसे पीजेंट्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, या इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, या ये क्यों आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग पूछा जाता है, कंपल्सरी एक क्वेश्चन आता है। नहीं नॉलेज समझोगे, नहीं इसको मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला हेडिंग डाल दो पीजेंट्स या फार्मर, हेडिंग डालो पीजेंट्स ऑब्लिक फार्मर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन एनसीएम, पीजेंट्स एंड फार्मर इन एनसीएम। इसको हटा दे रहा हूं मैं। क्या, क्यों? अभी नहीं स्टार्ट होगी, जब छोड़ूंगा तभी स्टार्ट होगी, परेशान मत हो। चलो लिख लो पीजेंट्स एंड फार्मर, पीजेंट्स ऑब्लिक फार्मर। देखो भैया, फार्मर की जो दिक्कतें थी ब्रिटिशर से कम थी, और तालुकदार या लैंडलॉर्ड से ज्यादा थी। किससे इनकी परेशानी किससे थी? तालुकदार या लैंडलॉर्ड। ठीक भैया, तो इनकी दिक्कतें किससे ज्यादा थी? तालुकदार या लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या करते थे? इनसे बहुत अननेसेसरी काम कराते थे, टैक्सेस लेते थे, इनके ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगाते थे, इनसे बहुत काम कराते थे। और एक अनपेड लेबर होता है, जिसमें आप किसी से कुछ पकड़ लो, बोल दो भैया ये हमारा जो खेत है उस पर काम कर लो, उसको पैसे मत दो, ठीक है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा, बेगर। बेगर क्या होता है? अनपेड लेबर। मीन्स कि अगर कोई लेबर है और उसको हम बेगर कह रहे हैं या बेगार कह रहे हैं, तो आज वर्ड यूज नहीं करते, बेगारी करेंगे क्या? बेगारी मतलब क्या होता है? बिना किसी इंटरेस्ट या बिना किसी पैसे काम करेंगे, वही आज बेगारी कहते हो ना। तो उस समय ये सिस्टम था कि भाई किसी को भी गांव से उठा लिए, बोले भाई काम कर दो। जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड या तालुकदार थे, वो ऐसे उठा लेते थे, उनसे काम करा लेते थे, ठीक है, और उनको कोई पैसे नहीं देते थे। तो सबसे पहले तो ये टैक्स, तालुकदार और लैंडलॉर्ड फार्मर पे टैक्सेस ज्यादा लगाते थे, ठीक है, कि भाई जमीन दे दिया तो उस पर ज्यादा वसूली कर रहा है। दूसरा क्या है, उनसे बेकार करते थे, मीन्स अनपेड लेबर पे काम कराते थे, फ्री में काम कराते थे, पैसे वैसे नहीं देते थे। और क्या कराते थे? इससे क्या होता था, इनको बड़ी दिक्कतें होती थी। भाई सर्वाइवल का इशू है। अब एक गरीब किसान के पास अगर पैसे नहीं होंगे और उसको ज्यादा टैक्सेस देने होंगे तो क्या करेगा वो? कहीं ना कहीं जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इसको लिख लेना, मैं समझा दे रहा हूं,
क्योंकि समय कम है, मैं समझा रहा हूं, इसको बाद में जाके अपने लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम इस तरह की होगी कि अनपेड लेबर को काम करना पड़ेगा बिना पैसे के, और ताल्लुकदार और इनसे परेशान होगा कि भाई हमसे क्या लिया जा रहा है, टैक्सेस लिया जा रहा है, और क्या लिया जा रहा है। अगर किसी ने जमीन दिया है तो उसका रेंट लिया जा रहा है, सेस लिया जा रहा है, सेस भी एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है। तो ये अगर लैंडलॉर्ड या ताल्लुकदार ले रहे हैं तो क्या इनसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? फार्मर्स होंगे ना। दूसरा, ये क्या कराते थे, इनसे बेगार कराते थे। बेगार मतलब अनपेड लेबर पे काम करा दो बिना पैसे दिए। तो इससे क्या होगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा तो इनकी कुछ डिमांड्स होगी। इनकी किसकी डिमांड्स होगी? पीजेंट्स या फार्मर की। जो इनकी पहली डिमांड होगी रिडक्शन इन रेवेन्यू। इनकी जो डिमांड होगी ये क्या होगी? इनकी डिमांड होगी रिडक्शन इन रेवेन्यू। रिडक्शन इन रेवेन्यू कि भैया हम टैक्सेस या रेवेन्यू जो होता है उसमें हमें छूट दी जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगर, ये वाला जो है ना बेगर, अनपेड लेबर, ये हम नहीं करेंगे, हमको भाई कुछ तो दो। तो इसको कहेंगे, इनकी दूसरी जो डिमांड है वो क्या है? एबॉलिशन ऑफ बेगर। दोनों डिमांड समझ में आ गया? ये पूछा जाता है, डायरेक्ट लिखना है आपको, एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। और तीसरा इनका क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तीसरी डिमांड क्या होगी? यहां लिख दे रहा हूं। तीसरी क्या होगी डिमांड इनकी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसी के पास बहुत लैंड है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देना चाहिए? जमीन को सब में बांट देना चाहिए। जमीन को सब में बांट देना चाहिए ताकि सभी के पास कुछ ना कुछ जमीन हो, और जिससे वो क्या कर सके, मतलब अपने लाइवलीहुड को चला सके। तो इनकी जो बेसिकली पीजेंट्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ताल्लुकदार या लैंडलॉर्ड से थी। उनकी प्रॉब्लम थी कि वहां हाई टैक्सेस मांगे जाते थे, उनको रेंट ज्यादा देना पड़ता था, उनको सेस देना होता था, ठीक है। उसके बदले और उनसे बेगर कराया जाता था। बेगर मींस अनपेड लेबर कराया जाता था जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। उनकी जो डिमांड है जो आपको पता होनी चाहिए, रिडक्शन इन रेवेन्यू पहली डिमांड थी कि भाई हम रेवेन्यू में रिडक्शन कर दो, जो हम इनसे चार्ज लेते हो थोड़ा कम कर दो, टैक्सेस कम कर दो। दूसरा एबॉलिशन ऑफ बेगर मींस कि अनपेड काम मत कराओ, अगर कोई काम है तो भाई इसके लिए हमें पैसे दे दो। और तीसरा क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो भी हमारा जमीन है उस पर दोबारा से बांट दो ताकि हमें भी अधिकार मिले। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। सोशल बॉयकॉट ऑफ, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, भूल गए हो क्या? कभी 3 के कभी 4 के, तो ये 4 में आता है ये वाला क्वेश्चन। एबॉलिशन ऑफ, या बॉयकॉट कह लो इसको, बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड। और किस लैंडलॉर्ड की बात मैं कर रहा हूं? ऑपरेसिव, जो किसानों को दबाते हैं। तो बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड मींस जो किसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं उनको क्या कर देना चाहिए? बहिष्कृत कर देना चाहिए, उनको समाज से हटा देना चाहिए। क्लियर हो गया? अब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रोटेस्ट करके अपनी भावनाओं को दिखाया था। ये तो इनकी समस्याएं थी, ये इनकी डिमांड थी। अब भाई प्रोटेस्ट भी तो करेंगे कि समस्या और डिमांड ही लेके बैठे रहेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये प्रोटेस्ट करते हैं। और कैसे प्रोटेस्ट करते हैं? ये जो ताल्लुकदार हैं इन पे अटैक शुरू हो जाता है। ताल्लुकदार मीन्स कि लैंडलॉर्ड जो हैं, जमींदार हैं, उन पे क्या हो जाता है? अटैक। भाई अब नहीं पढ़ना है जा सकते हो, पढ़ना है तो हम पूछेंगे भी। ध्यान दे रहे हो ना? हाँ, थोड़ा भी दे रहे हो, मैं पूछूंगा क्लास के बाद। ताल्लुकदार पे क्या स्टार्ट हो जाता है? अटैक। तो इनका जो पहला प्रोटेस्ट का मेथड था कि दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन ताल्लुकदार, जो वहां के फार्मर्स थे, ठीक है। उसके बाद बाजार को लूट लेते थे। कभी कभी देखने को मिलता था जो फार्मर्स हैं या पीजेंट्स हैं वो क्या करते थे? बाजार को भी लूट लेते थे। उसके बाद लीडर, जो इन पीजेंट्स के लीडर थे, याद रखो पीजेंट्स के लीडर थे, उनका नाम क्या था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, ही इज द लीडर ऑफ फार्मर। तो अलग, ऐसा नहीं है कि फार्मर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में
तो अवध जो मीन्स अपना जो लखनऊ और इधर वाला जो क्षेत्र है, वहां पे थे बाबा रामचंद्र, हु वाज द लीडर ऑफ पीजेंट्स या फार्मर, ठीक है। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ, किसके साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलके क्या बनाया था, अवध पीजेंट, अवध किसान सभा, क्या बनाया था, अवध किसान सभा इन 1920। तो ये पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई अवध किसान सभा किसने बनाया था, बाबा रामचंद्र जी ने, और किसके साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ 1920 में मिलकर अवध किसान सभा बनाया था। ये भी एक पार्ट था पीजेंट मूवमेंट का। पीजेंट की डिमांड समझ गए। पीजेंट का थोड़ा मेथड था कि अटैक कर रहे थे तालुकदार पे, बाजार को लूट लेते रहे थे, लेकिन उनकी भी समस्याएं समझो कि बहुत ज्यादा वो परेशान थे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ठीक। तो बेसिकली देखो पीजेंट्स में हम यहाँ पे अगर हमने स्टडी किया तो ये देखा कि ये ज्यादा अंग्रेजों से नहीं परेशान थे, वो किससे परेशान थे, लैंडलॉर्ड और तालुकदार से। और जब इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मौका मिलता है तो ये सारा उनका प्रोटेस्ट का मेथड होता है, ठीक है। अब जो अगला आता है वो आता है ट्राइबल्स। अब अगले लोग कौन होंगे, मत देखो भाई 5 मिनट छोड़ रहा हूं। अगले लोग कौन होंगे, ये ट्राइबल्स हेडिंग डाल दो, अगले बार पढ़ा देता हूं, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी, ये समझ में आ गया पीजेंट्स कि नहीं, किसी को कोई डाउट हो बताएं। अगला आपका जो हेडिंग है वो होगा ट्राइबल्स। अब इन ट्राइबल्स इन एनसीएम, एनसीएम मींस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल्स का क्या रोल है, ठीक है। पीजेंट्स का पढ़ लिया हम लोगों ने, अब ट्राइबल पढ़ेंगे। और ट्राइबल के बाद प्लांटेशन वर्कर के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ट्राइबल, पीजेंट, प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। तो इनके बारे में कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे समाप्त होता है। उसके बाद ये हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर साइमन कमीशन के बारे में, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम, और ये चैप्टर 1-2 लेक्चर में आपका हो जाएगा। क्या पहले हिस्ट्री तो कर लो, उसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है।